सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं हूं आपकी अपनी विदुषी और आज है आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी का जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की सीरीज़ चला रहे हैं उसका डे 1। और यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो आपके कवर हो सके, क्योंकि जो आदित्य पब्लिकेशन है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए मुझे काफ़ी सफिशिएंट लगी। एंड मैंने जब यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था तब भी मेरे मार्क्स 28 थे एंड इसके बाद मेरे 30 आउट ऑफ 30 भी आए हैं एक बार। तो डेफिनेटली उसमें इस बुक का काफ़ी रोल रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है एंड हिंदी में जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो वर्णमाला ज़्यादातर लोग करवाते हैं और इस बुक में भी पहला टॉपिक आपका वर्णमाला दिया हुआ है एंड इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका उच्चारण स्थान का पॉइंट है वो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आप संस्कृत के उच्चारण स्थान के सूत्रों से याद करें। तो ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कौन से होते हैं? हर्ष स्वर 4 होते हैं। हर्ष स्वर होते हैं अ, ई, उ, रे। मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री। अब दोनों सेम कैसे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। हर्ष स्वर वो होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। मूल स्वर वो होते हैं जिनके बिना दूसरे स्वर एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते, तो वो भी यही होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। एक आता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में आपने सुना होगा कि 3 मात्रा का समय लगता है। तो जैसे ओम लिखते हैं ना, जब हम ओम का बहुत देर तक उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे जिस वर्ण का यूज होता है, लाइक ऐसे करके हम ओम लिखते हैं, ऐसे करके, तो ये जो बीच वाला वर्ड है ये ओम होता है। ठीक है, ये प्लुत स्वर होता है जो ऐसे बना था आपका। इसके बाद बात करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर वे होते हैं ऐसे स्वर जो दूसरी भाषाओं से आए हैं हिंदी में, तो वो है आपका अ। तो यहाँ पे आपका आगत स्वर है अ और अग्र स्वर है आपके, जो ये अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर है, ये बेसिकली हैं आपके जीवा के आधार पर कि इन्हें बोलने में जीवा का किस हिस्से का प्रयोग होगा आपकी जीवा के, उसके आधार पर ये बांटे गए हैं। तो आपको सबसे पहले मध्य स्वर याद कर लेना है कि मध्य स्वर जो होता है आपका वो आपका अ होता है, ऐसे वाला अ। ये अ जो होता है बिना मात्रा का छोटा वाला अ, आ नहीं अ, ये आपका मध्य स्वर होता है। फिर आपको याद कर लेना है अग्र स्वर, ई, ए, ऐ, ई, ए, ऐ। ये 4 वर्ण आपके अग्र स्वर हैं। इनको छोड़ करके बाकी पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इनको छोड़ के जितने बचते हैं। और आपने ध्यान रखना है ये जो आगत स्वर है आप इसे भी काउंट करेंगे आपके पश्च स्वर में, आप इसे भूल नहीं सकते। जब भी हम स्वर लिखते हैं हम इसे वहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, ये एक तरीके का आगत स्वर है इसलिए। लेकिन जब भी अग्र, मध्य और पश्च स्वर आएंगे तो वहाँ पर ये पश्च स्वर में आएगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप इसे बिल्कुल भूल नहीं सकते, निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हिंदी में आपको 30 में से 30 लाने हैं तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं समृत स्वर ई और ऊ। अच्छा, ये जो समृत, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध विव्रत हैं, ये आपके मुख के खुलने के आधार पर होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो समृत स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ई और ऊ। अर्ध समृत कौन से होते हैं? यहाँ पे आपको सारे याद करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैंने बोल दिया था कि आप मध्य स्वर और अग्र स्वर याद कर लीजिए, जितने बच्चे वो पश्च स्वर है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे समृत स्वर जो हैं वो ई और ऊ हैं और जो अर्ध समृत है वो ई और ऊ है।
उसके बाद विवृत आते हैं आ, ए और ओ वाला ओ नहीं ओ। फिर आते हैं अर्ध विवृत ए, अ, ओ और औ। व्यंजनों की संख्या 41 है, क्योंकि उसमें द्विगुण व्यंजन अलग से जुड़ेंगे तो वो 39 से प्लस हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। इस मतलब भी इसमें 27 लिखा है, ऐसे कैसे कहा जाता है मैं बताती हूँ आपको। वैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम 25 लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 लेते हैं तो वहां पे दो चीजें छूट जाती हैं, और मतलब दो आपके व्यंजन छूट जाते हैं, और वो है आपके द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन है वो है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? आपका अढ़ा और अड़ा। आपका अढ़ा और अड़ा आपका द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। ये जो बिंदी वाले होते हैं ना, ये दोनों आपके द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। तो इसीलिए 25 हो गए आपके जो नॉर्मल आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, और दो अलग से आपके हो गए द्विगुण व्यंजन। इन्हें मिला करके हम इन्हें 27 मानते हैं, इन्हें 27 मान लेते हैं। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्पर्श व्यंजनों के तो बाद आते हैं, लेकिन आपके जो ये उष्मीय व्यंजन होते हैं उनसे पहले आते हैं। अंतस्थ ये बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं? आपका या अंतस्थ व्यंजन है, र आपका अंतस्थ व्यंजन है, ल और व, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। आपके तीनों श, ये आपका तालव्य श, ये मूर्धन्य श, और ये दंती सा, और ये ह। ठीक है, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, और इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। जैसे आगत स्वर था वैसे ही आगत व्यंजन होते हैं। आगत का मतलब ही है दूसरी भाषा से जो आए हुए हैं, इन्हें विदेशी वर्ण भी कहा जाता है। ज और फ, यानी ज के नीचे बिंदी, जैसे जफर, जज्बात, ठीक है, तो वहां पे ऐसे जब बोलते हैं तो इस बिंदी का, इस नुक्ते का, इसे नुक्ता कहते हैं, इस नुक्ते का प्रयोग होता है। तो ये आगत व्यंजन है। और आपका आगत स्वर क्या था? ओ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्रंग, ज्ञ और श्र। छ, त्रंग, ज्ञ, ऐसे ये वाला, और ये श्र, ये चारों आपके क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के बाद आपका आता है क वर्ग। तो क वर्ग में जितनी भी क ख ग घ अंगा क वाली लाइन होती है वो क वर्ग गिनी जाती है। हालांकि आप चाहें तो इसे अलग मान सकते हैं अंगा को, और इंक्लूड भी कर सकते हैं दोनों ही चीजें, क्योंकि ये का की लाइन में भी आता है, और ये नासिक के व्यंजन भी है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से हो, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। वहां पर भी डा का बहुत यूज, मतलब वहां पर भी डा को लिया जाता है, और बेसिकली ये नासिक के व्यंजन ही है। फिर आते हैं च वर्ग, वो भी च वाली पूरी लाइन, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन य अलावा। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन है? आपके य और व। य और व आपके अर्धस्वर हैं, क्योंकि य और वो व जो है इनकी प्रॉपर्टीज स्वरों से मैच करती हैं। फिर आते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है? र। यहाँ पे सारे पॉइंट्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका अर्धस्वर, आपका लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अर्धस्वर य व होते हैं, अर्धस्वर के बाद लुंठित व्यंजन रा होता है आपका, और पार्श्विक व्यंजन आपका ल होता है। ऊष्म संघर्षीय व्यंजन, इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। कौन से हैं? ये 4 हैं, स, श, 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 ख, श, ह आप पढ़ सकते हैं, या फिर तीनों श और ह आप याद कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन भी अभी आपको बताया था, डा और ढा के नीचे बिंदी, यानी कि अडा और अढ़ा। अघोष व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो आएगा उसके साथ आपके तीनों स, ठीक है, ये तीनों सा आपने ध्यान रख लेनी है। और ये आगत वाला फ आपका अघोष व्यंजन कहलाएगा।
सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन में जब पहला और दूसरा अघोष हो गया है तो तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा द्विगुण व्यंजन। और आगत में देखो, उसमें जो आगत ध्वनियां, आगत व्यंजन दो थे, ये ज था और ये फ था। तो जो आपका फा था ये अघोष में चला गया था। ये वाला जो जा है बिंदी वाला, ये आपका सघोष में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके साथ द्विगुण व्यंजन और आपका अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। और आपको ये वाला जा अलग से ध्यान रखना है, ये वाला जा आप अलग से ध्यान रखेंगे। और इस वाले ज के अलावा यहाँ पे हा आता है और सभी स्वर आपके सघोष हैं। तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा। आपने बस यही करना है कि अघोष व्यंजन याद कर लेना, उसके अलावा सघोष व्यंजन आपको समझ में आ जाएगा। एक तो स्वर सघोष व्यंजन में है और पहला और दूसरा अघोष हो गया था, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो जाएगा। दो कैटेगरी हैं, अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष, और वो अघोष और सघोष। ये मुझे भी याद करने में दिक्कत हुई थी, लेकिन आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अल्प प्राण में क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, ऐसे इसमें भी किया था मैंने, इसमें अल्प प्राण का याद कर लिया था, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण। महाप्राण फिर पहला, तीसरा, पांचवा उधर चला गया तो दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण आपका महाप्राण हो जाएगा। नासिक के व्यंजन अभी बताया, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम होता है पंचमाक्षर, वो आपका नासिक व्यंजन होता है। यमन, गणनम आप इसे कह सकते हैं। कंठ व्यंजन ऐसा मतलब ऐसी वर्गीय व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो ऐसा वर्ग कौन सा है, क वर्ग है। इसके बाद थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं जो बिल्कुल समरी हैं, और कल इसके MCQ कल नहीं हो पाएंगे, अभी विराम चिन्ह करना है क्योंकि मैं 10 मिनट्स का ही करूंगी आप लोगों का। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। अभी 54 वाले पे मोहर नहीं लगी है, प्लीज अभी उसे कोई टिक नहीं करेगा। 6 वर्ण किसके योग से बनता है, आधा क, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इस बुक में, आधा क होता है आपका और खटकोण होता है पूरा, यही बनाता है आपका क्षत्रिय। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये का आधा और ख भी आधा, वो षटकोण भी आधा, तो उसे गलत मान लिया जाएगा, ये वहां पे सही नहीं होगा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यहाँ पर भी गलती है, क्योंकि क्या कहते हैं, अकुह विसर्जनम कंठ है, इचु यशा नाम तालु, ऋट ऋषा नाम मूर्धा। हाँ, टा वर्ग जो होता है आपका मूर्धन्य होता है, तो टा वर्ग दंत नहीं होगा। लतुलसा नाम दंत, ता वर्ग आपका दंत होता है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, कंठ है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, और जब उच्चारण की दृष्टि से बोलेगा तो 10 हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे, और ये 10 होंगे क्यों, क्योंकि आपके ऋषि का उच्चारण संभव नहीं है अलग से। कंठ ध्वनियां का और खा और ए दो तो यानी ए और ए कंठ तालव्य होते हैं। अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, अंग और आहा, और इन्हें स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। और अयोगवाह शब्द किसने दिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है कि किशोरी दास वाजपेयी जी ने दिया है। और अघोष वर्ण कौन सा है, श। और हिंदी की ध्वनियां कौन सी हैं, स ध्वनि कौन सी है, ये तालव्य है, और यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। सो या दैट्स इट। इसी के साथ बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विराम चिन्ह। एंड मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये जो सीरीज़ मैं करा रही हूँ ये आपको हिंदी में 25+ दिलाकर ही रहेगी, चाहे आप यूपी टेट का प्राइमरी दे रहे हो या 6 to 8 जूनियर सेक्शन दे रहे हो।